हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भक्ति काल। तो भक्ति काल में दो धाराएं होती हैं, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। और दोनों ही धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो हमने भक्ति काल की दो वीडियो आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने भक्ति काल की पृष्ठभूमि पढ़ ली थी, और सेकंड वीडियो में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा हमने पढ़ ली है, और आज हम निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय शाखा के बारे में बात करेंगे। और जो ज्ञानाश्रय शाखा पढ़ी उसमें हमने पढ़े थे कबीर, रैदास, सूरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, ये सब जो थे निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। और आज हम प्रेमाश्रय शाखा के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको निर्गुण और सगुण धारा दोनों के बारे में भी बता दिया था। तो देखिए, निर्गुण, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि निर्गुण धारा के जो कवि है वो भगवान को निराकार मानते हैं, और सगुण धारा के जो कवि है वो उनके जो भगवान होते हैं वो अवतार लेते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि निर्गुण धारा के कवियों के जो भगवान है वो गुणहीन है और सगुण के गुण सहित है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि निर्गुण के जो भगवान है वो निराकार है, और सगुण के साकार है, वो अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। ठीक है। तो निर्गुण सगुण, निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, और सगुण में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो निर्गुण की ज्ञानाश्रय शाखा हमने पढ़ ली है, और आज पढ़ते हैं प्रेमाश्रय शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेमाश्रय शाखा। देखिए, ये एक छोटा सा है जो आपको याद रखना है कि सूफी काव्य की प्रथम रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन है, और अंतिम रचना है जो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। अगर सूफी काव्य की प्रथम रचना की बात करें तो प्रथम रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो कि लिखी गई थी 1379 में, और अंतिम रचना है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, जिसकी रचना हुई थी 1764 में। ठीक है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, सेठ की पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में लोक प्रचलित कथाओं को कहने वालों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसीदास जैन ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते हैं। ठीक है। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। जायसी ने ये लिखा है कि आदि अंत जस कथा रही, या पुनी हम खोली अर्थ सब कहा। ये पंक्ति किसकी है? जायसी की है। और मधुमालती की रचना मंजन ने की है, मृगावत की रचना कुतुबन ने की है। ठीक है। और जायसी का क्या कथन है कि आदि अंत जस कथा रही, पुनी हम खोली अर्थ सब कहा। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। सूफी कवियों ने उन्हें ढांचे में बांधा। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है, और इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचनाकाल 1379 ईस्वी है। बरिस जात से हुई 81, तेनी जहा कवि सरसेऊ भासी। ठीक है। ये चंदायन की पंक्तियां हैं जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले में डलमऊ के थे, वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली में मकदमू शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। देखिए, ये सीधी सीधी लाइनें पूछ लेते हैं कि चंदायन की कहानी क्या है, किसके बारे में। जो मुल्ला दाऊद ने जो चंदायन की रचना की, तो उसमें क्या है? तो चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा, 3 लोगों पर ये आधारित एक कथा है। किसके ऊपर? लोरिक की पत्नी मैना और उसकी प्रेमिका चंदा। लोरिक, मैना और चंदा, ये 3 नाम याद रखने। चंदायन में इन तीनों का उल्लेख है। चंदायन का नायक की बात करें तो वो लोरी है, नायिका मैना है, और उसकी जो प्रेमिका है लोरिक की, वो है चंदा। ठीक है। यह चंदायन की कहानी। और चंदायन की रचना किसने की? चंदायन की, वो की मुल्ला दाऊद ने। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा अवधी है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद है, और चंदायन में 5 चौपाई और 1 दोहा है। क्या है? 5 चौपाई और 1 दोहा। ठीक है। और अवधी भी कौन सी? ठेठ ग्रामीण अवधी है। चंदायन की भाषा ठेठ ग्रामीण अवधी है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रेमाश्रय शाखा के कवि के बारे में। तो वो कवि है कुतुबन के बारे में पढ़ते हैं।
कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 1503-4 ईस्वी में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। इसमें नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते हुए सिंह द्वारा मारा जाता है। ये रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है, भाषा परवाहमयी है। और शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना मिर्गावत है। सीधा सीधा पूछे कि सूफी काव्य की प्रथम रचना, तो वो होगी चंदायन, किसकी? मुल्ला दाऊद की। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य की प्रथम रचना, तो वो है मिर्गावत, किसकी? कुतुबन की। रचना का कब हुई थी? 1503-4 में। इसकी भाषा परवामयी है। आगे पढ़ते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी का टाइमिंग था 1492 से 1542 ईस्वी। ठीक है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा गया। जायस इनकी जगह का नाम था, इसलिए इन्हें जायसी कहा गया। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है: अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत पहला हिस्सा काल्पनिक, दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक। ये पद्मावत के बारे में हमें ध्यान रखना है कि पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसका जो पहला हिस्सा है वो काल्पनिक है और जो दूसरा हिस्सा है वो ऐतिहासिक है। कहते हैं कि एक नव उपलब्ध काव्य कन्हावत भी इनकी रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर रचना की गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ये 3 जो रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, ये याद रखनी है: पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। अखरावट में क्या है? देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर रचना की गई है। अखरावट आखिर, याद रखना है इसे ना ट्रिक से। और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और पद्मावत में तो पता ही है आपको, उसका पहला हिस्सा काल्पनिक और दूसरा ऐतिहासिक। ठीक है। कवि के यश का आधार पद्मावत है। इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी के आसपास की थी। पद्मावत की रचना कब होती है? 1520 ईस्वी के आसपास। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य है। ये दोहा चौपाई में निबंध मसनवी शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया? पहले तो दोहा चौपाई में, यानी कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है और ये मसनवी शैली में लिखा गया है और प्रबंध काव्य है। ठीक है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशुद्ध एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कहता है। किन्हैसी नाग मुखही विष बसा, किन्हैसी मंत्र हरे जेही डसा, किन्हैसी अमीय जिहन जेही पाए, किन्हैसी विष जो मिचू तेही खाए, किन्हैसी अखी मीठी रस भरी, किन्हैसी करई बेली बहु भरी। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। वो कहते हैं कि किन्हैसी कोई भिखारी कोई धनी, किन्हैसी संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भूख बमन दुख भारा। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। आगे देखिए। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी होकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित का क्या नाम था? राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है और अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उसकी राख मिलती है। ठीक है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। आनुषंगिक की संधि होगी, देखो, अनु प्लस संग प्लस इक, आनुषंगिक।
जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यंत यानी शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक, पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है, एक तोता होता है जिसका नाम हीरामन होता है, तो वो हीरामन सुख शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयऊ बेखुंटी नाही ते कहा छार भरी मुट्ठी। रचना के अंत में छार भरी मुट्ठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो ये राख ही मिलती है। छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाई पिरी थमी जुट्टी। कवि ने कौशल से ये मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। पद्मावत की भाषा कैसी है? विशुद्ध अवधि। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता हुआ रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा। जैसे पिए सो कहू संदेशड़ा है भोरा है काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। ठीक है। और जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा और पद्मावत की भाषा कैसी? विशुद्ध अवधि या ठेठ ग्रामीण अवधि। विशुद्ध अवधि, विशुद्ध का अर्थ होता है ठेठ ग्रामीण अवधि। ठीक है। और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी पद्मावत कामायनी में रूपक प्रतीक योजना के रूप में। एक तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और ये की पद्मावत, जायसी की पद्मावत और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, है ना। तो इन तीनों में क्या है? रूपक कैसा है? प्रतीक योजना के रूप में है। ठीक है। तो हमने इसके दो पढ़ लिए, कुतुबुन पढ़ लिया और मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ लिया। प्रेमाश्रय शाखा के दो कवि पढ़ लिए, कुतुबुन और मलिक मोहम्मद जायसी। अब आगे पढ़ते हैं हम मंजन। ठीक है। मंजन थे 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में थे मंजन। मंजन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर, ठीक है, मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रशारी में भेज देती है और वहीं नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा चलती है। देखिए, इस मधुमालती में दो प्रेम कथाएं साथ साथ चलती है, एक तो मनोहर और मधुमालती की और एक प्रेमा और ताराचंद की। इसमें प्रेम का बहुत ऊंचा आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय दो पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। ये जो मनोहर है ये प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। उस्मान ने 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 ईस्वी में ज्ञानद्वीप नामक काव्य रचा। कासिम शाह ने 1731 ईस्वी में हंस जवाहिर रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 ईस्वी में इंद्रावती और 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी लिखी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। किसने? यह अनुराग बांसुरी के लेखक नूर मोहम्मद ने। ठीक है। तो ये हमने मंजन कंप्लीट कर लिया। तो 3 कवि पढ़ लिया हमने प्रेमाश्रय शाखा के। कौन कौन से? कुतुबुन, जायसी और मंजन। और बाकी और है उस्मान है, शेख नबी है, कासिम शाह है और नूर मोहम्मद है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की, शेख नबी ज्ञानदीप की रचना करते हैं, कासिम शाह हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी इस NCERT के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो आगे देखिए, हज़ारों आएगी ये लेखक और उनकी रचनाएं, हज़ारों रचनाएं आएगी और सब हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज़ें तो याद होनी चाहिए कि मंजन किस काव्य धारा का कवि है। तो ये भक्ति काल में निर्गुण में, और निर्गुण में भी प्रेमाश्रय शाखा का कवि है मंजन। जायसी भी निर्गुण में प्रेमाश्रय का। ऐसे चीज़ें हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए कि भाई निर्गुण में एकदम से आपको पूछ लिया कबीर, तो कबीर निर्गुण धारा में, निर्गुण में भी ज्ञानाश्रय। ये बेसिक सवाल, ये हमें याद होने चाहिए। तो हमने ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि पढ़े? कबीर पढ़ा, दादू दयाल पढ़े, नानक पढ़ा और सुंदरदास पढ़े, रजब पढ़ा, रेदास पढ़े। ये सब कवि थे ज्ञानाश्रय शाखा के। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय में हो गए कुतुबन, हो गए जायसी, हो गए मंजन, हो गए उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद।
ये हो गई प्रेमाश्री शाखा की। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रेमाश्री शाखा कंप्लीट होती है और यहाँ हम इस प्रेमाश्री काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं अब। ठीक है, निर्गुण प्रेमाश्री काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। सूफी प्रेमाश्री शाखा का काव्य प्रेम के पीर की व्यंजना का काव्य है। यहाँ प्रेमिका परम सत्ता की प्रतीक है और प्रेमी साधक का। देखिए, ये जो प्रेमाश्री काव्य है, यहाँ पे प्रेमिका है जो परम सत्ता की प्रतीक है और प्रेमी है जो साधक का प्रतीक है। इस धारा में रचित काव्य प्रतीकात्मक है। मतलब यह है कि कथा लोक के साथ अध्यात्म की भी व्यंजना करती है। प्रेमाश्री सूफी काव्य प्रबंधात्मक है, मुक्तक नहीं। ये जो प्रेमाश्री सूफी काव्य है ये प्रबंधात्मक है, मुक्तक नहीं है। ठीक है, इस काव्य के प्राय सभी रचयिता मुसलमान हैं। लगभग मतलब प्राय सभी रचयिता मुसलमान हैं। इनकी भाषा अवधी है। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली? मसनवी शैली। काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाह वक्त की वंदना की गई है। काव्य के प्रारंभ में, यानी कि ये जो जिस भी काव्य की रचना करते थे प्रेमाश्री शाखा के कवि या सूफी काव्य के जो कवि, तो ये काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाह वक्त की वंदना करते थे। तो 4 चीज़ें याद रखनी है। काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों और शाह वक्त की वंदना करते थे। और कथा का विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में किया गया है। यानी जो कथा लिखते थे ये, तो उनकी जो उसका विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में किया गया था। ठीक है, और भाषा अवधी और शैली मसनवी और मुक्तक नहीं थे। कैसे काव्य कैसा था? प्रबंधात्मक था। और यह काव्य दोहा चौपाई में निबद्ध है, दोहा और चौपाई में, और कड़वक शैली। कौन सी शैली? कड़वक शैली। इन काव्यों में विरह वर्णन और नक्षिक वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि रूपक के 4 भेद होते हैं। रूपक अलंकार, रूपक नाटक का भेद है, रूपक प्रतीक योजना के रूप में, और रूपक दर्शी विधान है। देखिए, एक रूपक अलंकार भी होता है ना, और रूपक नाटक का भेद भी होता है, और रूपक प्रतीक योजना के रूप में भी प्रयोग होता है, और रूपक एक दृश्य विधान भी है। ठीक है, तो रूपक के 4 भेद है। तो रूपक कहीं आ जाए तो ऐसा नहीं कि वो अलंकार ही है, वो नाटक का भेद भी हो सकता है, वो प्रतीक योजना के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, और दृश्य विधान भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने निर्गुण धारा में प्रेमाश्री काव्य धारा की हमने प्रवृत्तियाँ पढ़ ली हैं, कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और तो अब भक्ति काल में हम निर्गुण धारा हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा दोनों ही हमने पढ़ ली है। और अब हम अगले वीडियो में राम भक्ति यानी कि सगुण धारा पढ़ेंगे, और सगुण धारा के भी 2 उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।